बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। साल का आखिरी दिन, आखिरी रात, गुज़रते लम्हात, बस चंद लम्हों बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा, तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। इस साल को मैं बात करने से पहले दुआ करता हूँ कि जो नया साल हो वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी ख़बरें लेके आए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें लेके। हम थक गए हैं, अब हमें सकत नहीं रही, हम बहुत शिकस्त खुर्दा, ज़ख़म खुर्दा बन गए। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता कोई अच्छी खबर हमारे लिए निकले। हर रोज़ एक उम्मीद टूटती है, हर रोज़ एक मायूसी हम में पैदा होती है। 2025 चला गया, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के चला गया। पाकिस्तान के 2,62,00,000 बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनको तालीम नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में शरह ख़वानगी सब कुछ झूठ मिला के 60% तक पहुंची है। वो तमाम तर झूठ मिलाने के बाद मेरा जो आज का मौजू है दो चीज़ें हैं। एक तो जनरल फैज़ के हवाले से जो नई खबरें आ रही हैं वो बड़ी अहम है। दूसरी पीटीआई जो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है उस पर मैं बात करूंगा। और तीसरा आज़मा बुखारी साहिबा ने जो सहाफ़ी मिले हैं CMKP के से उन्हें पेड का करार दे दिया है। पेड का मतलब तुसी समझ दी हो। तो ये किराए के टट्टू कौन है, सहाफ़त में हो या सियासत में, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन 2025 जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में 7,50,000 शहरियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर की सहूलत मैसर है। अंदाज़ा कीजिए, क्योंकि इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं कराना, लिहाजा पाकिस्तानी ज़िंदा रहें मरे रहें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पुलिसिंग का निज़ाम, अदालतों का निज़ाम दुनिया के करप्ट तरीन इदारों में शुमार होता है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान 142 ममालिक में 130वें नंबर पे है। इससे हमारी अदालतों का आप अंदाज़ा कर लें कि जिस कौम की अदालतें करप्शन का शिकार हो जाएं और जिस कौम के जजेस इंसाफ मांगते मांगते इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हो जाएं, वो कौम क्या खड़ी होगी, वो मुआशरा कहाँ तरक्की करेगा। अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान इजहार आज़ादी राय के हवाले से पाकिस्तान 180 ममालिक में से 192वें नंबर पे है। यानी साढ़े ते इत्थे बोलन दे उत्ते भी आप में इसमें मुझे आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके सामने मैं बैठा हूँ, 4 इदारों से मुझे निकाला गया। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे घर पर रोटी नहीं पकती, मैं तो कोई सरकारी तनख्वाहदार भी नहीं हूँ, मैं तो कोई खुफिया मराद भी नहीं लेता। अभी चलें आगे और आपको दिखाता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 193 ममालिक में से 164वें ममालिक में, द लास्ट और नॉट बॉटम। आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान टॉप पे है। अमन व अमान के लिहाज से पाकिस्तान 163 ममालिक में से 145वें नंबर पे है। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट में आपको शेयर कर रहा हूँ। करप्शन में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 135वें नंबर पे है। ये स्पेशल इंडेक्स रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बुलंद तरीन महंगाई के ऊपर हम खड़े हुए हैं। तनख्वाह जो हमें मिलती है उससे हमारे जो बेसिक बिल हैं वो नहीं पूरे हो पाते। बेरोज़गारी की शरह 2025 में 7.1% बढ़ी। मज़ीद 14 लाख अफराद जो हैं बेरोज़गार हुए। ये लेबर फोर्स की रिपोर्ट में आपको सुना रहा हूँ। हमारे बच्चे रोज़गार और कल के मुस्तकबिल के लिए कश्तियों में बैठ के डंकियाँ मारते हुए अपनी जान की बाजी हारते रहे। ब्रेन ड्रेन का आलम यह है कि नवंबर में 6,87,246 अफराद ने इस मुल्क को छोड़ा और वो इस मुल्क के करता धरता कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम, अगर तुम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हो तो दफ़ा हो जाओ। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हमारी तकलीफ़ों को किस नज़र से देखते हैं। ये था पाकिस्तान का एक मंज़रनामा जो मैं आपसे शेयर कर लूँ। और ये 2025 आपके सामने गुज़र गया। अब आ जाए असल गेम की तरफ।
جنرل فیض کے حوالے سے جو یہ اطلاعات پچھلے دنوں چل رہی تھی کہ جی وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، اب اس بارے میں سے پھونک کیسے نکلی ہے کہ انصار عباسی صاحب نے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ڈاک خانہ جو ہے وہ ڈائریکٹ پنڈی سے جا کے ملتا ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ نہیں جی نہیں، فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، اور انہوں نے یہ خبر کوٹ کی ہے فیض حمید صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر میاں اشفاق، یہ میاں اشفاق صاحب ہر ہائی پروفائل کیس جس میں ادارے انوالو ہوں یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے، میں کسی پہ شک نہیں کر رہا، نہ میں ان کی نیت پہ شک کر رہا ہوں، لیکن میرے لیے ایک بڑے اچنبے کی بات ہے کہ میاں صاحب کے ہاتھ میں ہر بڑا کیس کیسے آ جاتا ہے۔ رجب بٹ بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے، ڈکی بھائی ہیں کہ ڈکی بھائی ہیں، کیونکہ میں تو ایک ڈگی بھائی کو جانتا ہوں جو ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور سی ایم جب KPK سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے خفیہ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ نوجوان کیا کمال آدمی ہے، کیا اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہے، کیا اس کے اندر ایک ساؤنڈ کریکٹر کی آواز ہے، اس نے کہا جی میری گاڑی کی تو ڈگی نہیں ہے تو میں کیسے جا سکتا ہے۔ اینی وے اب اطلاعات یہ ہیں کہ جی اچھا، میں اصل بات یہ کہ یہ کیوں کی چکر کیا ہے، اچانک یہ جو یہ یو ٹرن آیا ہے، اتنی بڑی خبر چھپانی پڑ گئی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر جنرل فیض کو ہم بناتے ہیں وعدہ معاف گواہ تو عمران خان کی مقبولیت جو آسمانوں پہ، وہ آسمانوں سے بھی اوپر جا سکتی، کیونکہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے گی کہ اوہو یہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ فیض حمید کیا نام ہے بہانہ ہے اور عمران خان نشانہ ہے، تو انہوں کا نہیں بھائی ہم ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ نون لیگ والوں نے بڑا رولا پایا سی، گلے ٹول پا کے تھے جی میں آپ تو وہ جو نئی نسل ہے انہیں تو نہیں پتہ، جو پرانے لاہور کے اور پرانے پاکستان کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ دور میں فلموں کا جو بہت کمرشل اشتہارات چلتے تھے، اب تو ٹی وی پہ چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، پہلے ٹول دکھا تانگے میں اور اس کے بول لگا اور ڈگ 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 جناب علی وہ شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو نون لیگ نے ایک دم ڈھول بجایا، وہ فیض حمید اور عمران خان، فیض حمید، یہ خوف تھا، یہ خوف ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بار بار ایک ہی بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ جناب جنرل فیض کے سیاسی کردار کے اوپر بات ہوگی، کہیں وہ نہیں کہتے جی خالی 9 مئی ہوگی، 9 مئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن جنرل فیض کا جب سیاسی کردار آئے گا تو پھر تو بڑے بڑے پردہ نہ اٹھاؤ، چولی کے پیچھے کیا ہے، چولی کے پیچھے کیا ہے، پھر تو سارے اندر سمجھ آ جائے گی، پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا کہ جب اب چینی سکینڈل کے اندر شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کو ملک سے باہر کس نے بھیجا تھا، کس نے مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو بلایا تھا، اور کس نے بلا کے کہا تھا کہ جی عدم اعتماد لے کے آؤ، جنرل باجوہ کے ساتھ کون بیٹھا تھا، کس نے لندن میں نواز شریف صاحب سے سہولت کاری کی اور ان کو واپس بلانے میں اہم کردار ادا کیا، عمران خان نال سائیاں کر دے رہے تھے، بدھائیاں ادھر کر دے رہے جنرل فیض صاحب۔ جب یہ ہوگا تو پھر بہت کچھ کھلے گا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ اچانک کیسے خاموش ہو جاتے تھے، کس کے کہنے پہ خاموش ہو جاتے تھے بھائی جان، پھر جب گیم پہ گی تو پھر کھلی گیم پہ گی، پھر سب کو پتہ لگ جائے گا پترا سارے اندر، سب کا پتہ، سب کے چہرے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ یہی خوف ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ مسلسل 9 مئی 9 مئی 9 مئی، ان سے کو بھائی جان سوال کرو اچھا جناب بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی کر دے، جو 9 مئی کی تھا PTI نے، ان سے کہتے ہیں بھائی جان اچھا یہ بتائیں کہ چلیں پاکستان کا فیوچر کیا کہو، یہ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا، اور تسی کی کیتا، تسی ملک دا بیڑا گرک کرتا، بھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ بلوچستان میں بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کے لیے 38 بلڈ پروف گاڑیاں کروڑوں روپے کی خریدی جا رہی ہیں۔ یہ کیڑے بچے ہوں گے، ایڈے امپورٹنٹ بچے، VIV بچے جن کی تعلیم نہیں رکنی چاہیے، 38 بلڈ پروف گاڑیاں، سبحان اللہ بھائی، ذرا پتہ تو چلنا چاہیے کہ اسکول کون سے اور بچے کون سے۔ ماشاءاللہ پہلے لیوی میں سے آپ نے بلوچستان کی سڑکیں بنانے کے لیے پیسے لیے، اینے پیسے لے لے کے وہ سڑک آج بنے تو میرا خیال ہے دیوار چین سے بڑی ہو جائے۔ بہرحال چلے واپس ہم ادھر ہی آتے ہیں۔ تو یہ ایک خوف مسلم لیگ نون کو لاحق ہے، کیونکہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھائی نئی شیروانیاں سلوائی جا رہی ہیں، اور ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب سونے ورگے ہیں، لیکن ہو سکتا کوئی ہیرے ورگا بھی نکل ہے، مینو دھرتی کلی کرا دے میں نچاں ساری رات،
कोई और हो जो सर धरती कलई करा रहा हो और नशा सारी रात कर रहा हो। क्योंकि मेरे पास इतलात ऐसी भी है कि बहुत सारे जो अब ये लिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो किसी औरों के तैयारों में फिरते रहे, टापो टाप फिरते रहे, मुलाकातें करते रहे और ये रोला पड़ा। खिचड़ी तो अंदर पक रही है। जब भी आप देखिएगा कि अब शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई पड़ती है, तभी मोहसिन नकवी साहब के कुछ जो अहदाफ हैं उनके ऊपर गोलाबारी शुरू हो जाती है। ये मोहसिन नकवी वर्सेस मरीम नवाज शरीफ जो है ना और शहबाज शरीफ, ये गेम चलती रहती है। अब ये जो नई गेम सामने आई है ना कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई और भी आ सकता है, भाईजान मैं तो नहीं कह रहा कौन आ सकता है। ये जो इतला चल रही है, हमारे इतने जय्यद सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उनके तो मैं वैसे ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनकी तो बातों में कोई खुला तजाद भी नहीं होता। क्या ये खुला तजाद है? ये नहीं होता भाई। वो तो सीधा सीधा जो बात होती है, कहते भाई होते बाद वो माफ़ी मांग लें, अच्छी बात है। बंदे को खुले दिल का होना चाहिए। माफ़ी भी मांगने में कोई पैरी पहने में भी देर नहीं लगानी चाहिए, गिरेबान पकड़ने में भी देर नहीं लगाई। लेकिन उन्होंने भी बार बार इस तरफ इशारा किया, तड़का लगाया, और तड़का ज़्यादा ही लग जाता है तो फिर चीखें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी गेम रोला रप्पा। इसीलिए अब ये जो अंसार अब्बासी साहब की वजाहत है, एक्चुअली ये किसी और तरफ से वजाहत है कि भाईजान जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना, ठीक है। जब हवा चलेगी तो सारों के चिराग बुझेंगे, लिहाजा ये खाली इमरान खान के ऊपर ना रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्च में आपको कह रहा हूँ कि उससे पहले कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं कुछ मतलब सन्यासी बाबा तो है नहीं, कोई मैं तोते ते पाले नहीं जेडे विच उफाल कढ़ देंगे। मेरी साफ़ती कैलकुलेशन है कि ऐसा हो सकता है। कब आ जाए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो है लॉन्ग मार्च। तय ये हो रहा है कि इस बार केपी और पंजाब की क़यादत एक बंदे से कराई जाए। ये दोनों कहीं एक जगह आज के इकट्ठे हों, और इनकी क़यादत के लिए अगर आपको पॉलिटिकल फेस चाहिए तो फिर अफरीदी से बेहतर बंदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अलीमा खानम साहब के लिए कहा जा रहा है कि उनको बराह रास्त पीटीआई की तंजीमी उसके अंदर लीड करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ताकि ये बात ना बने कि जी इमरान खान के घर वाले जो हैं वो पीटीआई के लीडरशिप में भी हाथ डाल रहे हैं। लिहाजा मरीम साहब, इमरान खान की जो बहनें हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से अपनी जद्दोजहद जो करती रहेंगी, लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए वहाँ बलूचिस्तान से अचकज़ई साहब आएंगे। सिंध की जो क़यादत है वो अपनी तैयारी कर रही है, पंजाब और केपी के मिल के, और लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद डी चौक में भी आगे जाके ये प्रोग्राम बदल जाए। जो मुझ तक इतलात हैं वो यही हैं कि डी चौक तक जाने का प्रोग्राम है, और 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। मैं 26 नवंबर वाले वाक़े से डरा हुआ हूँ, क्योंकि जब अब राना सनाउल्लाह हों या आपके वज़ीर इत्तलात हों, वो डायरेक्ट ये कह दें कि छठा बजेगा। छठा आप समझते हैं ना, वो जो पंजाब के रहने वाले हैं वो भी इस बात को छठा को समझते होंगे, सिंधी भाई मेरे, बलूची भाई मेरे और पख्तून भाई भी मेरे समझते होंगे कि छठे से मुराद क्या है। तो वो कहें और फिर अगले दिन ऐसा हो जाए तो दिल डरता है। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए गरीब बच्चे जो हैं अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे देते हैं, फिर उनका नाम भी कहीं नहीं आता, FIR भी नहीं करती। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसे बुरे वक्त से ही बचा जाए, और ये तो ज़िम्मेदारों को समझना होगा कि जब तक आप लोगों को उनका जमहूरी हक़ नहीं देंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरह ये क्या कहते हैं मामलात आगे बढ़ते रहेंगे। अब आखिर में मैंने कल क्लिप देखा जिसमें आज़मा बुखारी साहिबा खड़ी हैं, उनके साथ इर्द गिर्द वही साफ़ी खड़े हैं जिन्होंने CM KP के को गालियाँ दी, उनकी तौहीन की, वो इनके इर्द गिर्द खड़े हुए। और अज़मा साहिबा के साथ ही लाहौर के मारूफ़ ताजिर रहनुमा सहाफ़ी रहनुमा अरशद अंसारी भी खड़े हैं, और 1-2 लोग भी खड़े हैं। और वो सब वो मैं देख रहा हूँ कि अज़मा साहिबा जो कह रही हैं उनके आगे वो शायद ऐसे लग रहा है कि इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। और अज़मा एकदम उम्र दराज गोंदल
आते हैं। ये उम्र दराज गोंदल वही हैं जिन्होंने सवाल किया था कि CM KPK से क्या आप आए हैं तो यहाँ की खूबसूरत सड़कें देख के और खूबसूरत ये देख के क्या आप यहाँ से लेके जाएंगे। तो उसके आगे से CM ने कहा कि मैं तो यहाँ से बदसलूकी की मिसाल लेके जाऊँगा जो मेरे साथ की गई, मेरे MPS के साथ की गई, तो गल उत्थी मुक गई। तो उनको देख के आज़मा साहिबा ने कहा कि वो उम्र दराज गोंदल आ गया, ये महान सहाफ़ी है। बाकी जो वहाँ पे थे वो सब पेड़ थे। लो जी, मैं भी पेड़ हो गया, मंसूर अली ख़ान भी पेड़ हो गया, ठीक है, भट्टी साहब भी पेड़ हो गए, बाकी लोग भी पेड़ हो गए। वाह जी वाह मैडम साहिबा, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको चाहे आप जंगल के बादशाह हैं। हम तो वो लोग हैं जिनकी कीमत हम अपनी ख़ुद कीमत अपने खून से अदा करते। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि आपकी आंखों के सामने हमें तो इदारों से निकाला जाता है। मैंने तो खुदा की कसम ऐलान किया था कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं पकौड़ों की रेहड़ी लगाऊंगा और रेहड़ी लगा के खड़ा हो जाऊंगा। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ। अगर हम पेड़ ही होते तो आज हमारी भी कोठी बंगले होते, हम भी PTV के अंदर 20-20 लाख रुपए की तनख्वाहें ले रहे होते, आज हम भी, हमारे भी डिफेंस के अंदर कोठियाँ बन रही होती। अगर हम आज पेड़ होते तो आज हम भी आपके साथ पीछे खड़े होते, हाथ बांध के ऐसे करके, हमें भी कोई दौरे मिल रहे होते, हमें भी कोई मौज मेला मिल रहा होता। हम तो अपने सच की कीमत मैडम देते रहेंगे और हमारा ज़र्फ़ ये कि हमने आपको हमेशा इज़्ज़त दी, हमेशा इज़्ज़त देंगे। हम कभी भी आपको बिकाऊ नहीं कहेंगे, हम कभी आपके लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे कि आपने पीपल्स पार्टी के दौर में क्या कहा नवाज शरीफ और मरियम के लिए। आपका सियासी सफ़र है, आप वो कर सकती हैं, लेकिन अन्नत हाथ होला रखो ना, अन्नत सानू जान दियो कि माना हमारी ज़ात में 100 ऐब है मगर बिकते नहीं, खुदा की कसम हम गरीब लोग। अस्सलाम वालेकुम।